हमारा शरीर बुढ़ा क्यों हो जाता है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? नहीं भाई, क्यों जानेंगे? ये तो भगवान का एक दिया हुआ रूप है जिसे सबको स्वीकार करना होता है। जन्म लिए हैं तो एक ना दिन हमें यहाँ से जाना ही होगा। क्यों जाते हैं? आखिर हम लोग बूढ़े होकर ही इस दुनिया को अलविदा क्यों कह देते हैं? कुल मिला के बात मेरा ये है यहाँ पे कि हम लोग का जो शरीर है वो बूढ़ा क्यों हो जाता है? कोई भी जीव वो बूढ़ा क्यों हो जाता है? क्या है इसके पीछे लॉजिकल? तो चलिए समझेंगे इस क्रोमोसोम के बारे में। आज हम लोग डिटेल से क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्रोमोसोम है क्या, जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा आयु, हमारा उम्र, कि हम कैसे जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हमारा बाल झड़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी हमारा दांत झड़ने लगते हैं, हमारा जो स्किन है वो बहुत लूज हो जाता है। तो क्या है इसके पीछे कारण, सब चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। क्रोमोसोम हेडिंग दीजिए। आज क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि भाई जैसे मान के चलेंगे हम लोग सेल का ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ रहे हैं। ये सेल है मान के चलिए, ठीक है। अब सेल इतना छोटा होता है कि उसको हम तो देख नहीं सकते हैं। सेल मतलब कोशिका इतना छोटा होता है भाई कि उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन एज्यूम करेंगे कि सेल इतना बड़ा है और इस सेल के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे हमारा शरीर में असंख्य ना गिनने जाने योग्य कोशिकाएं लगी हैं। अब उसमें से एक कोशिका को अगर तीर के निकालेंगे, एक कोशिका को, उस कोशिका के अंदर में पार्ट्स लगे हैं बहुत सारे। क्या क्या पार्ट्स हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दूसरा था गोल्गी बॉडी। तीसरा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा था राइबोसोम। पांचवा था लाइसोसोम, ठीक है। छठा था सेंट्रोसोम और सातवां था आपका वैक्यूल्स हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? प्लास्टिड, जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। और एक बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इन सारे चीज होते हैं एक कोशिका में। अब सोचो हमारे शरीर में कितना कोशिका है? असंख्य, मतलब ना गिने योग्य कोशिकाएं हमारे शरीर में लगी है। लाखों करोड़ों कोशिकाएं हम लोग शरीर में भी है। और उसमें से अगर हम एक कोशिका खींच के निकालें, वहां से शरीर में से अगर एक कोशिका हम खींच के निकालें, उस कोशिका के अंदर में इतने सारे पार्ट्स हैं और सारा पार्ट्स एकदम बिल्कुल मात्रा में काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अलग काम कर रहे हैं, गोल्गी बॉडी अलग काम कर रहे हैं, लाइसोसोम अलग, सेंट्रोसोम अलग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग, राइबोसोम अलग, वैक्यूल्स अलग, न्यूक्लियस अलग। सब अपने अपने काम में व्यस्त है भाई। सोचो असंख्य कोशिकाओं में से एक कोशिका को अगर खींचेंगे हम शरीर से, उसमें इतने सारे पार्ट्स हैं। सोच सकते हैं हम कितना पार्ट्स में। एक छोटा सा कोशिका जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, उस कोशिका के अंदर में इतने सारे पार्ट्स लगे हैं, ठीक है। तो हमने डिटेल से सबके बारे में पढ़ लिए हैं। डिस्क्रिप्शन आपको बॉक्स में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग टॉपिक है क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। तो ये हमने अध्ययन कर चुका था। यहाँ से हम लोग पढ़ना कि क्रोमोसोम आखिर क्या होता है। देखो भाई, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्रोमोसोम। देखो इसके अंदर में एक धागे की जैसा संरचना होती है। देखो कैसे बता दें हम, देखो यहाँ बताते, ठीक है। इस न्यूक्लियस को हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर में अब सोचो, एक तो ऑलरेडी इतना छोटा है कोशिका, उसमें इतना सारे पार्ट्स लगे हैं, उसमें न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस के अंदर में भी, न्यूक्लियस के अंदर में एक धागे जैसी संरचना होती है, देख रहे हैं। और इस धागे जैसी संरचना को कहते हैं क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु, ध्यान समझते चलिएगा, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर में, अब समझ रहे हैं ना कितना छोटा होगा भाई। एक तो ऑलरेडी कोशिका इतना छोटा होता है, उसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसके अंदर में इतने सारे पार्ट्स लगे हैं, उसमें फिर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर में जाएंगे हम तो एक धागे की जैसी संरचना मिलेगी। ये पूरा क्या है? मेरा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को अंदर जब जूम करके देखेंगे, न्यूक्लियस को अंदर जूम करके देखेंगे तो एक धागे जैसी क्या मिलेगी? संरचना, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन तंतु। अब ये क्रोमेटिन तंतु जो होता है, कोशिका विभाजन के समय टूट जाता है। कोशिका विभाजन के समय, जिसे हमारा शरीर में सेल डिवीजन का काम होता है,
अन्य कोशिका विभाजन का काम होता है, उस समय ये क्रोमेटिन तंतु टूट जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। अब जो मोटी परत बनता है उसी को कहते हैं हम लोग क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का जो आकार होता है ऐसे होता है, देखो सलाई रिंच, देखिए सलाई रिंच, देखो ये है क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम, जिसको दो जोड़ा होता है। इसमें कितना जोड़ा होता है? दो जोड़ा, एक इधर होता है एक इधर जो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि भाई न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस को हम लोग कोशिका का दिमाग कहते हैं। पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। पूरी कोशिका को, यानी असंख्य कोशिकाओं में से एक कोशिका के अंदर जो एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस सारे कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम करता है, ये न्यूक्लियस। तो क्या होता है ये, समझ में? कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी ये कोशिका का दिमाग होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? कोशिका का दिमाग, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, पहला, ठीक है। दूसरा, इसमें 80% तक क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। इस 80% तक क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है इसमें, और पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो खोज किया था, खोज कौन किए थे भाई? रॉबर्ट ब्राउन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन इस न्यूक्लियस का खोज किए थे कि भाई एक सेल होगा, सेल के अंदर में इतने सारे पार्ट्स होंगे और उन पार्ट्सों में से एक न्यूक्लियस भी होगा, जिनका खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। यहाँ तक क्लियर? न्यूक्लियस इतना था, कोशिका दिमाग कहते हैं न्यूक्लियस को। अब ध्यान समझिएगा, इस न्यूक्लियस को अगर हम और जूम करके देखें, और थोड़ा सा इसको हम जूम करके देखें, तो हमें इसके अंदर में एक धागे जैसी संरचना दिखाई दिया गया, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन तंतु। अब ये क्रोमेटिन तंतु क्या होता है? कोशिका के विभाजन के समय में टूट जाता है, और टूटने के पश्चात ये इस तरह का निर्माण कर लेता है, क्रोमोसोम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ये समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इतना देख लीजिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे न्यूक्लियस की खोज जो किए थे वो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। इसमें न्यूक्लियस का जो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियस में 80% तक होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का जो हम लोग कहते हैं, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, क्योंकि कंट्रोल करने का काम सब न्यूक्लियस का ही होता है, पूरे शरीर में जो कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक, इसको यहाँ से हम क्लियर करते हैं। ये क्रोमेटिन तंतु समझ में आया? क्वेश्चन पूछता है कि किसके फलस्वरूप से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो जब हम क्रोमेटिन तंतु को तोड़ेंगे, कोशिका विभाजन जिसमें हमारा शरीर में होगा, उस समय क्रोमेटिन तंतु का निर्माण होगा। और ये क्या होता है? क्रोमेटिन तंतु टूट जाता है और एक क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है, इस तरह, ठीक है। यहाँ से इस क्रोमोसोम का जो आकार दिए थे कि सलाई रिंच के जैसन होगा, ये देख रहे हैं सलाई रिंच होता ना, स्टार्स बर्गर दिए थे, स्टार्स बर्गर खोज किए थे इसका, कि इसका जो शेप होगा वो सलाई रिंच के जैसन होगा। सबसे पहले जो देखे थे क्रोमोसोम को कि ये न्यूक्लियस का, देखो रॉबर्ट ब्राउन क्या किए, इस न्यूक्लियस का खोज कर दिए। न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस था, इसका खोज करके चले गए। और कौन? रॉबर्ट ब्राउन। बस उसका दिमाग वहीं तक काम किया, रॉबर्ट ब्राउन का जो दिमाग है यहीं तक काम किया, ठीक है। कि भाई ये न्यूक्लियस है, बस खोज दिया कि कोशिका के अंदर में एक न्यूक्लियस होगा, वहीं तक खोज के वो चले गए हैं। अब क्या हुआ, इस न्यूक्लियस को और झांक के देखें अगला वैज्ञानिक, तो उसके अंदर में उसको सलाई रिंच के जैसा कुछ दिखा। जूम करके जब देखें तो उसको सलाई रिंच के जैसा कुछ देखा। अब क्या है इसका नाम? तो स्टार्स बर्गर। सिर्फ ये खोजें, इसका नाम नहीं दिए, इसका नामकरण नहीं दिए, लेकिन जो नामकरण देने का काम हुआ, नामकरण, कि भाई देखो कोई भी बच्चा पैदा लेता है तो ऐसे तो नहीं रहता है दुनिया में, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होता है। आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, किसी का भी नाम होता है। ऐसे बिना नाम का कोई आदमी कैसे रह सकता है? और आधार कार्ड बनाने में दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो नामकरण जो इसका दिया गया भाई, किसके द्वारा दिया गया? तो क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का जो डिजाइन
किए थे वो कौन किए थे, स्ट्रासबर्गर, लेकिन इसका जो नामकरण दिए गए थे वो वाल्डेयर के साथ दिए गए थे, वाल्डेयर, ठीक है, वाल्डेयर। वाल्डेयर साहब जो थे वही इसको बोले कि भाई ये जो सलार रिच के जैसन फिगर बना है इसका नाम क्रोमोसोम है। स्ट्रासबर्गर जो खोज किए थे इसका, वो जानते हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े, और इसका डिज़ाइन जब तैयार किए थे उस समय चल रहा था 1875। 1875 में ये खोजे थे कि भाई एक क्रोमोसोम जैसा, उसका नाम तो नहीं दिए थे लेकिन एक इतना खोज कर दिए थे कि ऐसे सलार रिच के जैसा कुछ है, ठीक है। कब खोजे थे, 1875 में। लेकिन बाद में वाल्डेयर साहब जब आए तो इन्होंने क्या इसका नाम दे दिए, वाल्डेयर साहब ने इसका नाम दे दिए, नामकरण जो होगा वो नाम दिए क्या भाई, क्रोमोसोम। क्या दिए, क्रोमोसोम। क्या दे दिए, क्रोमोसोम, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, गुणसूत्र भी कहते हैं। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया भाई। जो खोज किए स्ट्रासबर्गर किए, कब किए, 1875 ईस्वी में, लेकिन उसका नामकरण जो दिया गया वो वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। और क्या नाम दिया गया, तो क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र। यहाँ तक क्लियर। अब वो क्या हुआ भाई, यहाँ से एक और लफड़ा हो गया। यहाँ से लफड़ा की हो गया, ध्यान समझिएगा। नामकरण देने का काम हो गया वाल्डेयर के साथ। अब यहाँ से ये भी काम करके यहाँ चले गए। अब एक और वैज्ञानिक आए, वो इसको और ही तीर दिए, और तीर के देखें कि स्प्रिंग के जैसा इसमें कुछ है, इसको और ही तीर दिए तो ये देखें कि भाई इसके अंदर में स्प्रिंग के जैसा कुछ है। अब ये स्प्रिंग वाला क्या है भाई, तो इनका नाम दिया गया डीएनए। ध्यान समझिएगा, इसका नाम दिया गया डीएनए। समझ में। अब ये वैज्ञानिक कौन थे भाई, तो देखिए डीएनए का जो शब्द सबसे पहले खोज किए थे वो किए थे कार्ल्सबर्ग। कौन किए थे, कार्ल्सबर्ग, ठीक है। कि भाई एक क्रोमोसोम को अंदर से और तोड़ेंगे जब हम, तो उसके अंदर क्या मिलेगा, हमें डीएनए मिलेगा, और डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो इसका नामकरण जो दिया गया, खोज जो दिए गए थे किसके द्वारा, कार्ल्सबर्ग के द्वारा। हालांकि इसका जो डिजाइन दिया गया वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया कि स्प्रिंग के जैसा होगा, ये स्प्रिंग के जैसा होगा। यहाँ तो समझ में आया, यहाँ तो समझ में आया। अब यहाँ तक हो जाने के बाद एक और ही वैज्ञानिक आए और ये कोची किए, इसको और तीर दिए, ये देख रहे हैं, इसको ही और ही तीर दिए। अब भाई इसका नाम क्या है, अब इसका नाम क्या, तो इसका नाम दिया भाई ये बोला कि इसको और जब तीरेंगे तो इसमें धागे की जैसी संरचना होगा, जिसे हम कहेंगे क्या, जीन। क्या कहेंगे, जीन। और इसकी जो खोज किया गया वो जोहानसन के द्वारा किया गया, जोहानसन। अब ध्यान से समझिएगा, अब पूरी मैटर को ध्यान से समझिएगा कि आखिर हुआ क्या है। सब जो किया था रहा है भाई किसका, वाल्डेयर साहब का, रॉबर्ट ब्राउन का ना। ये क्या था, सेल था, सेल के अंदर में क्या था, न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर था। और इसका जो खोज किया गया था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान समझिएगा पूरा मैटर को। अब ये रॉबर्ट ब्राउन खोज किए थे किसका, न्यूक्लियस का। अगर यही रॉबर्ट ब्राउन थोड़ा सा और जूम करके देख लेते हैं कि भाई नहीं, न्यूक्लियस के अंदर में कुछ है जिसका नाम क्या है, क्रोमोसोम, तो ये फिर ये हमें जो अलग से वैज्ञानिक का नाम याद करना पड़ रहा है वाल्डेयर साहब को, तो हमें याद करना पड़ता नहीं, करना पड़ता। यही रॉबर्ट ब्राउन अगर इस क्रोमोसोम को और खींच के देखते हैं थोड़ा सा, तो इसको दिख जाता भाई डीएनए, कि नहीं, क्रोमोसोम को और खींचेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डीएनए मिल जाएगा। तो फिर ये कार्ल्सबर्ग और वाटसन एंड क्रिक को याद करना पड़ता नहीं। यही रॉबर्ट ब्राउन अगर इस डीएनए को और ही खींच देते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर जीन है जिनका खोज जोहानसन ने किए, तो इसको याद करना पड़ता
नहीं। तो सब क्रियाधारा किसका भाई? तो रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन ही यहाँ पे उत्पात मचाए हैं। रॉबर्ट ब्राउन अगर बता देते हैं कि एक क्या था? क्रोमोसोम। क्या था भाई? क्रोमोसोम। रॉबर्ट ब्राउन ही बता देते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर एक स्प्रिंग के जैसा कुछ लगल है भाई, उसका नाम क्या है? डीएनए। कौन खोज किए थे इसका? कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग। हालांकि इसका डिजाइन जो देने का काम हुआ कि ये स्प्रिंग के जैसा होगा, उनका काम जो हुआ वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया। अब इसको और ही खींच दिए, ये और ही खींच दिए, इसको देख रहे हैं, और ही खींच दिए। अब इसके अंदर में एक धागे जैसी संरचना दिखाई दिया गया। इनका जो खोज किया गया वो जोहानसन के द्वारा किया गया। तो सब क्रियाधारा किसका है? तो रॉबर्ट ब्राउन का। क्लियर? चलो भाई यहाँ समझें। क्रोमोसोम जो होता है ना, एक अनुवांशिक पीढ़ी से दूसरे अनुवांशिक पीढ़ी में पहुंचने का काम करता है। यानी हमारा जो लक्षण है हमारे बाल बच्चे में जाएगा। हमारा जो पापा का लक्षण है वो हमारे में आया। ऐसा नहीं कि हमारे पापा पहलवान हैं तो हम भी पहलवान, नहीं, वो आपका मसल्स का बात हो रही है। अब बात करें यहाँ पे कि बहुत सारे बड़े बड़े टीचर जो हैं इतना तेज़ होते हैं, क्या उनके बच्चे भी टीचर बनेंगे? ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। टीचर का बेटा टीचर नहीं हो सकता। अलग बात है हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में नहीं मिलेगा आपको। चोर का बेटा चोर कभी नहीं होगा, होता है नहीं। तो ये बाहर की आपका क्रिया है, शरीर के अंदर की क्रिया नहीं है। अब जैसे हमारा दिमाग में इतने सारे स्टोरेज है, कुछ भी स्टोरेज है, ऐसा थोड़ी है कि आने वाले पीढ़ी में जो भी बाल बच्चे होंगे मेरे, उसमें भी उतना दिमाग होगा, नहीं, ये वहाँ पे नहीं होगा। ये मेरा दिमाग में स्टोरेज है, ये मेरे कोशिका में, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में, डीएनए के अंदर जीन में उपस्थित नहीं है। जो हम इतना जान रहे हैं, जो भी हम कुछ जानते हैं, जो भी आप जानते हैं, वो आपका जीन में प्रेजेंट नहीं है। वो कहाँ प्रेजेंट है? आपका दिमाग में। तो आने वाला पीढ़ी में वो आपके बच्चे में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आपके अगर 5 उंगली है तो आपके बच्चे में डेफिनेटली 5 उंगली ही जाएंगे। आपका आँख अगर भूरा है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके बच्चे में भी आँख भूरे होने की चांस होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो शरीर की जो संरचना है, 5 उंगली है जाएगा, 2 हाथ है वो भी जाएगा, 2 आँख है वो भी जाएगा। कभी कभी देखते हैं 3 आँख हो जाता है, कभी कभी देखते हैं 5 उंगली की जगह 6 उंगली हो जाता है। तो सिंड्रोम की वजह से होता है। इसके बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम क्रोमोसोम को डिटेल से पढ़ रहे हैं, सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। कोई कोई महिला नपुंसक पुरुष जो होते हैं नपुंसक हो जाते हैं, कोई कोई महिला जो होती है बांझपन हो जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं हम डिटेल से पढ़ेंगे नीचे। अभी फिलहाल आज हम क्रोमोसोम को डिटेल से जान रहे हैं। अब ध्यान समझिए, यहाँ से इसी क्रोमोसोम के तोड़ेंगे तो क्या बना? मेरा डीएनए। और इसी डीएनए को और तोड़ेंगे तो क्या बना? मेरा जीन। ध्यान समझिएगा। अगर हम बोलें आपसे कि हम लोग का अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने में कौन मदद करता है, तो बहुत को क्या बोलेंगे पता है? क्रोमोसोम, क्योंकि उन्हें कम पता है ना, क्रोमोसोम बता देंगे वो। लेकिन थोड़ा सा बहुत जो ज़्यादा जानते होंगे तो बोलेंगे नहीं, डीएनए करते हैं, डीएनए होता है ना, डीएनए। फिर कोई और ज़्यादा जानते होंगे तो क्या बोलेंगे? जीन करते हैं भाई। डेप्थ में आपका जीन है। कभी देखते हैं जब मेडिकल जांच होती है तो लोग क्या बोलते हैं? आपका डीएनए जांच करवाएंगे, डीएनए जांच करवाएंगे। यहीं से पता चलता है कि नहीं आप उसके साथ कुछ किए हैं या फिर नहीं किए हैं, तो आपका डीएनए जांच से पता चल जाएगा। होता है ना, थोड़ा सा जब किसी के साथ शारीरिक संबंध हो जाता है तो उस समय ज़्यादा लोग फोर्स क्या करते हैं कि आपका डीएनए चेकअप कराएंगे कि सच में आपका वो बच्चा है या नहीं है। तो कैसे पता चलता है? इसी डीएनए की वजह से, जीन की वजह से, इसी डीएनए की वजह से। ठीक है, तो सारा इंफॉर्मेशन जो होता है किसके पास होता है भाई? तो डीएनए बोलो या फिर जीन बोलो या फिर क्रोमोसोम बोलो, एक ही बात है। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है। अब हम समझ लेते हैं भाई इसके आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या करेंगे इसका बता। अब देखो क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक ऐसा चीज़ है जो सबके शरीर में एक जैसा नहीं होता है। सबसे छोटा भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है।
गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब में अलग अलग जोड़ा में क्रोमोसोम पाया जाता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या बात करें तो 23 जोड़ा होता है, यानी 46 गो होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये क्या जोड़ा है, तो 2 जोड़ा है, एक जोड़ा है, मतलब एक इधर एक इधर, एक जोड़ा हो गया। इसी तरह 22 गो होगा, टोटल होगा तो कितना 46 गो होगा, लेकिन जोड़ा की बात करें तो 23 गो होगा। देखो ध्यान से, सबसे जो छोटा होता है जीन, आकार की अगर बात करें हम, आकार में क्रोमोसोम, ठीक है, आकार में क्रोमोसोम की बात करें तो सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें क्रोमोसोम का जो आकार होता है सबसे छोटा होता है। तो याद रखिएगा पक्षियों में और जो हमारे कवक होते हैं, याद रखिएगा पक्षी में होता है, पक्षियों एवं कवकों में, कवक जो होता है फंगस, उसमें सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, उनमें क्रोमोसोम की जो आकार होता है सबसे छोटा होता है किसमें, तो पंछियों में और कवकों में। लेकिन सब अच्छा, मानव की बात करें तो मानव में कितना होता है, देखो पक्षियों और कवकों में जो होता है कितना पता है, 0.25 माइक्रोन तक होता है। 0.25 माइक्रोन किस में होता है, तो ये पंछियों या कवकों में होता है। लेकिन मानव में बात करें, मनुष्य में पूछता है क्वेश्चन, हाँ याद रखिएगा कि मानव में कितना बड़ा क्रोमोसोम का आकार होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा। मानव में कितना बड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 माइक्रोन होता है, 5 माइक्रोन। ठीक है, और सबसे बड़ा की बात करें, सबसे बड़ा की बात करें कि सबसे बड़ा आकार में किसका क्रोमोसोम होता है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम आकार में, तो एक पादप होता है जिसका नाम है ट्रिलियम पादप। याद रहेगा, बहुत बार पूछ चुका भाई, ट्रिलियम पादप कितना होता है, तो 30 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, 30 माइक्रोन तक होता है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। सबसे छोटा की बात करें तो पक्षियों में होता है, कितना होता है 0.25 माइक्रोन तक होता है। मानव में कितना होता है 5 माइक्रोन होता है। और सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम होता है ट्रिलियम पादप होता है, उसमें होता है 30 माइक्रोन तक। इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपका मानव वाला है, मानव वाला बहुत बार पूछ चुका है और बहुत बार पूछता भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान समझिएगा, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब ये बना किससे होता है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला होता है डीएनए, हमको पता है डीएनए प्लस में, और क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन, अभी जस्ट बताए थे हम कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो दूसरा प्रोटीन हो गया। तीसरा देखो मैट्रिक्स, ये जो लिक्विड आकार का भी पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम समझेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। क्रोमोसोम जो था पूर्णतः इतना ही था कि क्या इसका वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है। अब क्रोमोसोम के अंदर जब चलेंगे तो ये सारे हमको भाग मिलेंगे, टेलीमियर, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर और सैटेलाइट। इसको अध्ययन करना ही हमारा मेन मकसद है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है, तो यहीं पर उसका कारण हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लो आप, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत भाई, देख लो एक बार, नहीं कोई भी दिक्कत, देख लो भाई एक बार। चलो इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक, मिटा दे इसे। चलो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे जानना हर कोई को ज़रूरी होता है। क्रोमेटिन तंतु समझ में आया, हाँ समझ में आया भाई, क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस मैट्रिक्स से बनता है क्या, मेरा क्रोमोसोम। क्लियर, चलो ठीक है। अब सबको हम डिटेल से यहाँ समझेंगे कि टीलोमियर क्या होता है। टीलोमियर अब ध्यान समझो कि होता क्या है।
ठीक है, टीलोमियर। मनुष्य का शरीर जो है, इंसान का शरीर जो है वो बूढ़ा हो जाता है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है भाई, यही टीलोमियर है। टीलोमियर करता क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, टीलोमियर की संख्या भी बढ़ता है, और एक ऐसा फेज भी आता है आने 40 साल के बाद, ये टीलोमियर की संख्या क्या होती है, घटने लगती है। अब जैसे घटने लगती है, फिर कोशिका का विभाजन होना बंद हो जाता है। अभी हमारा शरीर में कितना कोशिका भाई, तो असंख्य कोशिकाएं, मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, उतना सारा कोशिकाएं हमारे शरीर में लगी है। तो एक छोटा बच्चा से बड़ा बच्चा, मीडियम बच्चा, 40 वर्ष तक कोशिका का विभाजन इतना जल्दी होता है ना, इतना जल्दी होता है ना, जिसके कोशिका विभाजन होने से हमारा शरीर बढ़ जाता है। लेकिन 40 साल के बाद, एवरेज में रखा गया 40 साल, 40 साल के बाद कोशिका का विभाजन होना बिल्कुल तरह से बंद हो जाता है। उसके बाद शरीर के जितने सारे ऑर्गेन्स हैं, हमारा स्किन का है, हमारा तीत का, हमारा हार्ट का, फेफड़ा का, गुर्दा का, जितना सारा कोशिका विभाजन हो रही है सारे चीज़ें में, वो फिर बंद हो जाता है, और फिर एक बार सब कोशिका विभाजन होना बंद हो जाता है। उसके बाद प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो टीलोमियर समझते हैं। सबसे पहले देखो, टीलोमियर जो प्रेजेंट होता है भाई, वो कहाँ होता है, देखो यहाँ से एक क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है क्रोमोसोम। जैसे जैसे हमारा शरीर का एज बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा शरीर का एज बढ़ेगा, ठीक है, टीलोमेयर की संख्या पूरी तरह से कम होती जाएगी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखो ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्या भाई, क्रोमोसोम। और टीलोमियर होता है प्रेजेंट कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो, ये वाला जगह पर टीलोमियर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम के ऊपर वाले हिस्से में टीलोमियर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये टीलोमियर है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर में क्या बताया था अभी हम, जीन होता है। क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। तो टोटली जो बात गया किसके ऊपर गया, तो जीन के ऊपर, क्योंकि लास्ट तक जाएंगे तो जीन ही मिलेगा हमें, है ना। तो ये इसके अंदर में क्या है, जीन लगे हैं जो शरीर को कंट्रोल करने में काम कर रहे हैं। जितने सारे हमारे शरीर में कार्य एक्टिविटी हो रहे हैं, सारे को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहे हैं भाई, तो इसके लगे अंदर जो जीन पड़े हैं, वही सारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारे मेरे क्या है, जीन है, जो प्रेजेंट है भाई किसमें, तो क्रोमोसोम में। ठीक है, सब में क्रोमोसोम क्या प्रेजेंट है। अब ध्यान समझिएगा, इसके ऊपर वाला और नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है टीलोमियर। उसका नाम है टीलोमियर, याद रखिएगा, टीलोमियर। अब इस टीलोमियर, जैसे जैसे मेरा शरीर का एज बढ़ता है, जैसे जैसे शरीर मेरा एज बढ़ेगा, ये टीलोमियर की संख्या क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अभी कितना ऊंचा था, देख रहे हैं, बहुत ऊंचा था ना, इतना ऊंचा था, लेकिन देखो थोड़ा सा बच गया। अब एज बढ़ा मेरा, तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा बच गया। और बढ़ेगा एज मेरा थोड़ा सा, तो और थोड़ा सा बच जाएगा, ये देख रहे हैं, और बढ़ेगा और थोड़ा सा बचेगा, और एक समय ऐसा आएगा जिसमें कुछ नहीं बचेगा। ये वाला स्थिति। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, इस टीलोमियर जो है ना, एक कैप की तरह काम करता है। कैप कहने का मतलब टोपी की तरह, है ना। कैप कहने का मतलब क्या है, टोपी की तरह कार्य करता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर में एक टोपी की तरह काम करता है मेरा टीलोमियर। अब जैसे यहाँ समझिएगा, ये मेरा मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर को जब हम इसमें पैक कर देंगे, इस तरह पैक कर दिए, तो ये मार्कर कभी सूखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा उतनी मात्रा में। लेकिन इसको हम खुला छोड़ देंगे इस तरह, तो देखो इसमें हवा लग जाएगा। हवा लगने के बाद क्या होता है, मार्कर सूख जाएगा। फिर इसको जब बोर्ड में हम लिखेंगे तो ठीक से नहीं चलेगा। कुल मिलाकर ये मेरा जो है वो कैप की तरह काम कर रहा है। यानी मार्कर के अंदर में जो इंक भरा है, ध्यान समझिएगा, इस मार्कर के अंदर में जो इंक भरा है उसको सेफ्टी देने का काम करता है मेरा कैप। ये कैप, अगर कैप को यहाँ से हटा दें तो इसके अंदर में जो इंक भरा गया इस मार्कर में, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये क्या करेगा, सूख जाएगा। और फिर ये काम करेगा, नहीं काम करेगा। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा इंक डालना पड़ेगा, तब ये ठीक से भीगेगा, उसके बाद ये चलेगा।
लेकिन अगर इसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं तो ये जितना मार्कर में इंक था उतना ही रहेगा, ना तो सूखेगा ना तो बढ़ेगा, और फिर प्रॉपर मात्रा में काम करेगा। तो उसी तरह यहाँ पे है, इस क्रोमोसोम के ऊपर और नीचे में टीलोमियर है, ठीक है। वो क्या कर रही है भाई, कैप की तरह कार्य कर रही है, मतलब उसको सुरक्षित दे रही है, किसको, जीन को। अंदर में जो जीन पड़े हैं इसको सेफ्टी देने का काम कर रही है मेरा टीलोमियर। और ये जीन शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को सब एक्टिविटी कराता है। हमारा हार्ट धड़क रहा है तो हार्ट धड़कने के पीछे कौन है, ये जीन है। हमारा मांसपेशियाँ इतना सॉफ्ट है, भी गाल थोड़ा सा सॉफ्ट है, लड़कियों में ज़्यादा होता है सॉफ्ट, क्योंकि उन लोगों का गाल जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि लड़कियों में खासकर फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिस वजह से उन लोग का जो होता है फैट फेस ग्लोइंग करता है लड़कों की अपेक्षा। गर्ल्स में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, बात करेंगे अपन उसके बारे में भी। तो ये क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर में क्या होता है, टीलोमियर होता है, जो क्या करता है इसके अंदर में जो लगे जीन है उसको काम करवाने में मदद करते हैं। अब इसके अंदर जो जीन है वो काम कर रहे हैं क्या, स्किन को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, आपका स्किन अभी जवान है, जवान रखना स्किन को। इसके अंदर जो जीन लगे हैं वो आपको दांत को रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जीन है वो आपका हार्ट को कर रहे हैं, किडनी कर रहे हैं। इसके अंदर जो जीन है वो आपको बाल को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं बाल नहीं झड़ना भी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वाला टीलोमियर की संख्या घटते जाएगी वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। और एक ऐसा एज आएगा 40 साल, 40 साल के बाद एक समस्या आती है, क्या आती है, एजिंग सिस्टम आती है, एजिंग सिस्टम्स। अब ये जब आया एजिंग सिस्टम तो बहुत दिक्कत होने लगता है फिर। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे क्या है, टीलोमियर की संख्या पूरी है ये नहीं है, तब जो जीन था जो वर्क कर रहा था प्रत्येक मात्रा में, इसके अंदर जो जीन लगे थे वो जो अच्छी ढंग से काम कर रहे थे, अब इसके अंदर कैप नहीं है, यहाँ पे कैप नहीं है, तो ये क्या पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। और कमज़ोर जैसे पड़ जाएगा तो अभी कैसे था, देखो ऐसे था, ये वाला था। अब जैसे कमज़ोर पड़ जाएगा तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, ये था ना, ठीक है। कैप रहता, अब ध्यान समझिएगा, हमारा शरीर में अलग अलग तरह की कोशिका है, चमड़ी का अलग है, बोन का अलग है, हेयर का अलग है, मांसपेशियाँ का अलग है, सबका अलग अलग कोशिकाएं लगी है। अब ध्यान समझिएगा, इसके अंदर में क्या था, जीन था, ठीक है, इसके अंदर में भी क्या था, जीन था। ये अलग कोशिका है, ये अलग कोशिका है, ये दोनों एक ही तरह की कोशिका है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है वो अलग तरह की कोशिका है। अब क्या होगा, यहाँ पे टीलोमियर की संख्या है ये नहीं है, कुछ नहीं है, जो इसको बचा रहा था इस जीन को इस जीन से मिलने के लिए, वो यहाँ पे है ये नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ पे था ऐसे करके मोटा वाला वो है, अब यहाँ तक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब जब नहीं रहेगा यहाँ पे एक समय में क्या, तो 40 साल के बाद तो ये वाला जो जीन है, ऊपरी वाली कोशिका का जो जीन है वो निचली वाली कोशिका के जीन के साथ मिल जाएगा। बड़ा दिक्कत है। अब जैसे मिल जाएगा उसके बाद कोशिका का विभाजन नहीं होगा, क्योंकि कोशिका का विभाजन होने के लिए एक ही तरह का कोशिका का होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलो यहाँ पे चमड़ी का कोशिका है, ये हड्डी का कोशिका है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे टीलोमियर था तो अपना विभाजन कर रही थी, इसके ऊपर में भी टीलोमियर था, ये भी कोशिका का विभाजन कर रही थी, लेकिन दोनों का टीलोमियर ख़त्म हो गया। तो इसकी कोशिका के साथ क्या हो गया, मिल गया, क्योंकि दोनों क्या हो गया, यहाँ पे खाली हो गया, देख रहे खाली हो गया। अब जैसे आपस में दोनों कोशिकाएं मिल गई उसके बाद कोशिका विभाजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोशिका विभाजन होने के लिए एक ही तरह का कोशिकाओं का होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह की कोशिकाएँ मिलेगी तो फिर कोशिका का विभाजन नहीं होगा। समझ में आ गया। अब जैसे दोनों कोशिकाएं आपस में मिल गई फिर कोशिका का विभाजन नहीं होगा। फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, एजिंग सिस्टम्स। एजिंग सिस्टम क्या होता है भाई, देखो ये वाला था ना, बना देते हैं फिर से एक बार। ठीक है, ये वाला, इसमें जो जीन था इस जीन के साथ क्या हो गया, मिल गया। अब ये जो जीन था, ध्यान समझिएगा, ये जो कंट्रोल कर रहा था किसको, हेयर को, कि भाई तेरा हेयर क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा, अभी झड़ेगा नहीं,
टकला नहीं हो जाओगे ना, वो चीज़ काम करना बंद कर देंगे, उसके बाद आपका हेयर का फॉलिंग होना चालू हो जाएगा। इसके अंदर जो जीन है वो जो कंट्रोल कर रहे थे आपका स्किन को, कि भाई स्किन आपका ग्लोइंग करेगा, चमकदार होगा। देखते हैं बूढ़ों में क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। हाँ, मतलब उसके मांसपेशियाँ जो ऊपर वाला चमड़ी होता है वो झुर्री पड़ जाती है। किसके वजह से? यही क्रोमोसोम, इसी की वजह से, जिसको कहते हैं टीलोमियर। टीलोमियर में उसमें क्या होता है, कोशिका आपस में क्या होती है, ज्वाइंट हो जाती है, और जैसे कोशिका ज्वाइंट हुई, कोशिका विभाजन नहीं होगा, फिर ये झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसका प्रॉब्लम क्या आता है, एजिंग सिस्टम। और ये एजिंग सिस्टम जहाँ से आया, फिर ये सारे प्रॉब्लम आपको दिखने मिलेंगे। आपका स्किन में क्या हो जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएगा। और क्या, आपका टीथ फॉलिंग होने लगेगा, दांत झड़ने लगेगा। और क्या हो सकता है, आपका इंटरनली जो ऑर्गन्स है शरीर के अंदर में, फेफड़ा हो, लंग्स हो, किडनी हो, वो भी काम करना बंद कर देगा। इंटरनली ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर में, पेट के अंदर में है, कौन सी भाई, तो हार्ट है, फेफड़ा है, लिवर है, अकृत है जिसे कहते हैं अकृत लिवर। बहुत सारा कोशिका विभाजन होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा होता है। शरीर की बात करें अगर हम, तो सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन अकृत में होता है और सबसे कम दिमाग में होता है। हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और सेंट्रोसोम में, ठीक है, जाकर देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंटरनल ऑर्गन्स जो होता है उसमें भी कोशिका का विभाजन होना बंद हो जाता है, टोटली पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो फिर काम करना बंद होता है, धक 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 धक, खत्म, आदमी सीधे प्यारे हो जाता है, ठीक है। तो ये टीलोमियर था। टीलोमियर समझ में आया? क्रोमोसोम के ऊपर वाला हिस्सा में होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है 40 साल के बाद ये क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम आपको दिखने मिलेंगे, आप बूढ़े की स्थिति में चले जाओगे, ठीक है। चलो, ये था मेरा क्या, टीलोमियर। अब होता है पेलिकल। पेलिकल क्या होता है, ध्यान समझिए, लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। पेलिकल होता है क्या भाई, समझ लो भाई। पेलिकल जो होता है क्रोमोसोम का बाहरी आवरण होता है, क्रोमोसोम का बाहरी आवरण होता है पेलिकल, जो क्रोमोसोम को क्या करता है, बचाता है। एक झिल्ली की तरह होता है क्रोमोसोम के ऊपर में, देख रहे हैं, ये बाहरी वाला जो परत है, ये वाला, इस परत को कहते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं भाई, बता? इसको कहते हैं पेलिकल। बाहर वाला झिल्ली, क्रोमोसोम के एक बाहर में एक झिल्ली होता है जिसे कहते हैं पेलिकल। मैट्रिक्स क्या होता है, एक द्रव के जैसा होता है। मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बढ़िया टॉपिक है। यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स, एक जेली के समान होता है। मैट्रिक्स एक जेली के समान होता है। अब ध्यान समझिएगा, ये क्या होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ लगी होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, आपका जल हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, ठीक है, और प्रोटीन हो जाएगा, और एंजाइम हो जाएगा। 4 चीज़ें इसमें रहती है, और इसी से बनता है मेरा क्या, क्रोमोसोम। बताए थे शुरू में कि जो होता है डीएनए, जो सॉरी क्रोमोसोम किसका मिला होता है, तो डीएनए का प्लस में प्रोटीन का प्लस में यही मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जल, खनिज, प्रोटीन, एंजाइम सब लगे रहते हैं मैट्रिक्स में। एक जेली के समान होता है, लिक्विड के जैसा होता है, जो क्रोमोसोम के अंदर में प्रेजेंट होता है। जैसे कोशिका के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव, जो सभी कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। सेम उसी तरह क्रोमोसोम के अंदर में मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर में और सारे कार्य हैं जो हो रहे हैं उसको सूखने से बचाता है। क्रोमोनिमेटा क्या होता है, ध्यान समझिएगा। क्रोमोनिमेटा जो होता है भाई, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देख रहे हैं, ये क्रोमोनिमेटा है। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोनिमेटा, ठीक है। ये वाला जो आया है इसी को कहते हैं क्रोमोनिमेटा। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कहाँ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, क्रोमोनिमेटा ये क्या करता है, ये कितना था भाई, तीसरा। पेलिकल नहीं लिखा ना, वो समझ में आ गया। पेलिकल क्या होता है, क्रोमोसोम का भारी झिल्ली होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, जल, खनिज, प्रोटीन, एंजाइम से बना होता है, जो लिक्विड जेली जैसा होता है। क्रोमोनिमेटा क्या होता है भाई, ध्यान समझो। क्रोमोनिमेटा एक धागे जैसी संरचना है जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए। डीएनए इसी को बोलते हैं। और ये बना किससे होता है, तो आपका डीएनए से बना होता है, प्लस में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना भाई, ये बहुत बार पूछ चुका है, हिस्टोन प्रोटीन।
हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्या? क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा जो होता है वो क्या किससे बना होता है? तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बना होता है। ठीक है, चलो अब ध्यान समझिएगा। इसके बाद क्या डीएनए है ना, डीएनए क्रोमोनिमेटा समझ में आ गया। अब क्रोमोमेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्रोमोमेयर, ये क्या करता है? क्रोमोमेयर जो होता है भाई, ये क्रोमोनिमेटा के ऊपर में एक बिंदु की जैसे काम करता है। बिंदु क्या बोल सकते हैं इसको? डायमंड देखें, हीरा, मोतियों की तरह इसमें लगे रहते हैं। ये गोले 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 किस में सटे रहते हैं? तो क्रोमोनिमेटा में सटे रहते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमोमेयर। और इसी क्रोमोमेयर को हम लोग कहते हैं जीन। क्या कहते हैं भाई? जीन कहते हैं, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन हम लोग का रहता है। हम लोग सारा इंफॉर्मेशन जो रहता है इसी क्रोमोमेयर में रहता है, प्रेजेंट होता है, इसी क्रोमोमेयर में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं? हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीन कहते हैं। ठीक है, जीन कहते हैं। क्रोमोमेयर समझ में आ गया? ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है? तो सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम का सिकुड़ा हुआ भाग रहता है, क्रोमोसोम का जो सिकुड़ा हुआ भाग रहता है उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। और सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। समझ में आया? सब समझ में आया? तो ये था इसका रोल। टीलोमियर को बहुत बेहतरीन ढंग से बताया आपको हम, ताकि ये इंपॉर्टेंट था टीलोमियर, बाकी है इंपॉर्टेंट सारे तो हमने डिटेल से पढ़ लिया कि पेलिकल क्या होता है। तो क्रोमोसोम का बाहरी आवरण होता है, बाहरी झिल्ली होता है जो क्रोमोसोम को बचाने का काम करता है। मैट्रिक्स क्या होता है? जेली के समान होता है, जो जल, खनिज, लवण और एंजाइम से बने होते हैं। ठीक है। क्रोमोनिमेटा क्या होता है? एक धागे जैसी संरचना होती है जो किसका बना होता है? डीएनए प्लस में हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोमेयर क्या होता है? तो क्रोमोनिमेटा के ऊपर में मोतियों की जैसी एक संरचना होती है, गोले गोले, जिसको कहते हैं हम लोग जीन। और इसी जीन के अंदर हम लोग का सारा इंफॉर्मेशन रहता है। सेंट्रोमियर क्या होता है भाई? तो सेंट्रोमियर वो हिस्सा है जहाँ पे क्रोमोसोम सिकुड़ जाता है। और सबसे निचले वाले हिस्सा क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। तो ये पूरा था क्रोमोसोम। ठीक है, तो समझ में आ गया? ठीक है। तो कुछ और इसमें है कि जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो अलग अलग जीव में तरह तरह के गुणसूत्र होते हैं। मैं यहाँ आपको पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। और इसमें आप ज़रूर देखिए कि किस में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक बार इसे आप देख लीजिए। ठीक, और इसको नोट कर लीजिएगा आराम से कॉपी में। तो ये था पूरी तरह से मेरा क्रोमोसोम ख़त्म हो चुका। इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं पूछिएगा, कन्फर्म, क्योंकि हमने डेप्थ लेवल में दोस्तों आपको क्रोमोसोम की जानकारी दी है, बहुत रिसर्च की है, उसके बाद ये चीज़ आपको बता पाई मैंने। ठीक है, तो ये था टोटली क्रोमोसोम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए को और आरएनए को, कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि भाई जो सिंड्रोम होता है, लड़का लोग नपुंसक हो जाते हैं, लड़की लोग पांचपन हो जाती है, क्या रीज़न इसका हो सकता है। तो खैर आने वाले वीडियो में सब चलेंगे। ये मेरा सीरीज चल रहा है बायोलॉजी का, तो इसके भरपूर सपोर्ट दीजिए और देखिए, चीज़ों को सीखिए। समझ में आया होगा यह वीडियो, कुछ भी सीखने को मिलेगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सीख रहे हैं तो औरों को सीखने का मौका दीजिए। इससे आपका 1% भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।